थैंक यू सो मच रितु मैम। रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की तरफ से, और आप सब लोग जो यहाँ आए, एक लेखक होने के नाते आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आनंद जी मेरे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने सबको बुला लिया। तहसीन मेरे भाई ये जैसे हैं, हम लोग अक्सर डिबेट में लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन प्यार बना रहता है और वो बना रहे, और इसलिए आज मेरी बुक को सपोर्ट करने वो यहाँ आया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पुस्तक का नाम को लेकर बहुत सारे लोगों को थोड़ी हैरानी होती है, परेशानी होती है। ये खान मार्केट गैंग है। जो सबसे पहले मैंने तहसीन जी को फ़ोन किया तो तहसीन जी ने किया मैं भी तो खान मार्केट वाला ही हूँ, तो मैंने बोला आप खान मार्केट वाले ज़रूर हैं लेकिन खान मार्केट गैंग नहीं है। मैं नहीं मानता तहसीन पूना वाला, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, अभी चारू आएंगे और आई एम श्योर आनंद जी भी खान मार्केट जाते होंगे। मेरी तो खैर पॉकेट मुझे नहीं मालूम जाते नहीं जाते, वो खुलासा आप करेंगे। मेरी पॉकेट वैसे अलाउ नहीं करती कि मैं खान मार्केट के महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाऊं, लेकिन खान मार्केट जाना मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन इस पुस्तक का खान मार्केट गैंग का खान मार्केट से कोई संबंध नहीं है, ये मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। मैंने अपनी किताब में भी इस बात को बड़ी प्रखरता से लिखा है कि खान मार्केट से इस पुस्तक का खान मार्केट गैंग का कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये खान मार्केट गैंग का शब्द जो है वो, जितना मैं समझ पाया, जितना मैं रिसर्च कर पाया, इस शब्द को इजाद किया था भारत के पूर्व मंत्री जो हैं अरुण जेटली जी, अब हमारे बीच नहीं हैं। दरअसल होता क्या था कि पार्लियामेंट में कैंटीन थी, उस कैंटीन के अंदर सभी लोग जाते थे, खाना खाने जाते थे जब पार्लियामेंट में ब्रेक होता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इलीट क्लास के जो सांसद थे, जिनके बाप दादा राजा रजवाड़े से थे, जिनके पिताजी खुद सांसद थे और उनको बैठे बैठाए राजनीति जो है विरासत में मिल गई, तो वो सब लोग जो हैं लंच करने के लिए पार्लियामेंट कैंटीन को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो खान मार्केट के महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे। तो अरुण जेटली जी ने उन लोगों को खान मार्केट गैंग मजाक मजाक में नाम दे दिया था। लेकिन उसके बाद जो है ये खान मार्केट गैंग जो है 2019 में ये शब्द चर्चा में आया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंडियन एक्सप्रेस का जो इंटरव्यू हुआ, आपको ये भी याद होगा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि है और मैं उनकी छवि खराब कर दूंगा। और जॉर्ज सोरोस ने भी अमेरिका में बैठकर कहा था कि नरेंद्र मोदी की छवि को डेंट करने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी सब जब ये सवाल पूछा गया इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो छवि है वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और खान मार्केट गैंग इसको खराब नहीं कर सकता। उस वक्त खान मार्केट गैंग शब्द चर्चा में आया था और तब से मेरे मन में था कि ये खान मार्केट गैंग पे कुछ लिखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी ये किताब मुझे लगता है 6 महीने पहले आ जानी चाहिए थी। मैं बहुत काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि डेली डिबेट करना, प्रोग्राम करना और उसके साथ साथ किताब लिखना, ये बड़ा पीड़ा का काम होता है। जिन लोगों ने किताबें लिखी है वो इस बात को समझते हैं। एक किताब लिखना मतलब एक बच्चे को जन्म देने जैसा होता है, तो बड़ा पीड़ा का काम होता है। तो मैं इसमें मेरा जो शेड्यूल था, मैं अक्सर जो है रात को 10 बजे मेरा प्रोग्राम खत्म होता था, रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं ऑफिस में ही बैठ के किताब लिखता था, और उसके बाद जो मैं जाता था फिर कुछ घंटे नींद पूरी करके तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो लेट हुआ। लेकिन इसको मैंने लिखा क्यों, मैं इसको मेन रूप से बता रहा हूँ। दरअसल देखिए, हिंदुस्तान में किसी जगह का किसी गैंग का होना, और इस वक्त हम देश में चुनाव हो रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को भी सत्ता में आना, किसी को रिप्लेस करके सत्ता में आना, ये सोचना, इसके लिए कोशिश करना, इसके लिए प्रयास करना, इसके लिए ऑल्टरनेट अपनी पॉलिसी लेकर आना, जमीन पे ग्राउंड पे काम करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आज राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी डेमोक्रेटिक तरीके से ये तय करते हैं कि उनको नरेंद्र मोदी को हराना है, हटाना है, वो अपनी ऑल्टरनेट पॉलिसी, ऑल्टरनेट प्रोग्राम लेकर आए, जनता के बीच जाएं, जनता उनको स्वीकार करे, उनको लगे कि ये ऑल्टरनेट पॉलिसी, ये ऑल्टरनेट चीजें ज्यादा अच्छी है, तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो सत्ता में परिवर्तन करे। लेकिन झूठे नैरेटिव से क्यों, झूठे नैरेटिव से क्यों? अब जैसे जब झूठे नैरेटिव की बात होती है, तो मैं यहाँ पर इस बात का खुलासा मैंने किताब में भी किया। इस किताब के साथ एक टाइटल, छोटा सा एक टाइटल और है, मैंने अपने नाम के नीचे लिखा है, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक। ये प्रतिबंधित पत्रकार मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब इंडिया अलायंस जो बना था, इंडिया गठबंधन जो बना था,
उसने देश के 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित किया। उन 14 पत्रकारों में एक नाम मेरा भी था और मैं बड़ा हैरान था। मैं क्यों हैरान था उसका मैं कारण बता रहा हूं और उसी को मैं जोड़ रहा हूं इस नैरेटिव की लड़ाई से भी। इस वक्त एक यूट्यूबर जो है अमेरिका में जर्मनी में बैठा यूट्यूबर, जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है हिंदुस्तान आ जाता है और हिंदुस्तान में आके देश के कुछ यूट्यूबर्स के साथ जो है वो कहता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है और तानाशाह के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाता है और उसका वीडियो पूरी इकोसिस्टम उसके उस वीडियो को जो है वायरल करने में लग जाता है और ये कहता है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है। मैं पूछता हूँ क्या तानाशाह व्यक्ति वो होता है जिसको रोज गालियां पड़ती हो और वो रिस्पॉन्ड ना करते हो? मैं गिनती नहीं गिनाऊंगा, गिनती मुझे नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूं। अभी सुनिए, इस चुनाव में ही हमने देखा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक नेता ने कहा हमें ऐसे लोग चाहिए जो नरेंद्र मोदी की मूड़ी फोड़ सके। मूड़ी, मंच पे खड़े होकर एक देश के प्रधानमंत्री की मूड़ी फोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या उस व्यक्ति की, क्या उसके बाद वो व्यक्ति अपनी जगह पर सुरक्षित है? तो इसका मतलब देश में तानाशाही नहीं है। और छोड़ दीजिए उन सबको, मैं कहता हूं नेताओं को गालियां देना, हर नेता एक दूसरे को मैं अपना निजी अनुभव थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि मैंने लिखा एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक 2016 से पहले, और मैं ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और कोई भी मेरे इस चीज को जाके जांच कर सकता है, मुझे चैलेंज कर सकता है। 2016 से पहले दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज पर ऐसा कोई मंच नहीं था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जहां विपक्ष को निरंतर बुलाया जाता हो अपनी बात रखने के लिए। आप लोग जो थोड़े से 40 साल के हैं, उससे ज्यादा के, उनको अच्छी तरह से याद होगा एक दौर था जब दूरदर्शन को यह कहा जाता था कि ये इंदिरा दर्शन है, एक दौर था जब दूरदर्शन को कहा जाता था राजीव दर्शन है, क्योंकि दूरदर्शन पे जो सरकारें होती थी उन सरकारों को ही दिखाया जाता है, सरकार की पॉलिसी दिखाई जाती है। और मैं वैसे ये भी मानता हूं कि सरकार के पास अपना एक चैनल होना चाहिए जिसमें सरकार अपनी बात, अपनी पॉलिसी की बात कर सके। चारू जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चारू जी प्लीज। चारू जी, मैं ऋतु मैम से अनुरोध करूंगा चारू जी का स्वागत करें। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है चारू जी। चारू जी का स्वागत करें ऋतु मैम। थैंक यू सो मच चारू जी यहाँ आने के लिए। Very good. Very good speaker. And you are also good. वो तो मैं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ अपने बारे में। तो थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, दूरदर्शन पे विपक्ष को बुलाने की परंपरा नहीं थी। 2016 के अंदर ये परंपरा हमने शुरू करी, मैंने शुरू करी, और मैं इस बात का श्रेय लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैंने प्रोग्राम शुरू किया दो टूक के नाम से। अब वो जो दो टूक प्रोग्राम शुरू किया उसमें हम रोज विपक्ष के नेताओं को बुलाने की परंपरा शुरू करी, जो दूरदर्शन पे उससे पहले कभी नहीं थी। नेवर। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में दूरदर्शन पर विपक्ष को बुलाया जाता था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे दूरदर्शन की मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। इसके अलावा दूरदर्शन पर कभी विपक्ष को नहीं बुलाया जाता था। इस सरकार में हमें ये आजादी मिली, अशोक श्रीवास्तव को ये आजादी मिली कि वो विपक्ष के नेताओं को रोज बुलाए और उनको समय दे, वो सरकार की आलोचना कर सके, सरकार का विरोध कर सके। ये आजादी हमें दूरदर्शन ने दी, इस सरकार ने दी। और आप जानते हैं, जब मैं अपने कार्यक्रम में ये परंपरा शुरू करी, हमने विपक्ष को बुलाना शुरू किया, तो मेरे कार्यक्रम में लोग आते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकू बोल के जाते थे। सोचिए, वो दूरदर्शन जिसको कहा जाता था गवर्नमेंट का चैनल है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकू बोल के जाते थे। मेरे गेस्ट आते थे, वो बोलते थे कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। मेरे प्रोग्राम में लोग बोल के जाते थे, मेरे प्रोग्राम में लोग बोल के जाते थे दूरदर्शन सरकार का पिट्ठू है। मेरे प्रोग्राम में लोग बोलकर जाते थे कि अशोक श्रीवास्तव गोदी मीडिया का आदमी है। मेरे प्रोग्राम में लोग बोलकर जाते थे कि ये बिके हुए पत्रकार हैं। मेरे प्रोग्राम में लोग बोल के जाते थे कि नरेंद्र मोदी के राज में मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। मेरे प्रोग्राम में लोग बोल के जाते थे कि अमित शाह ने जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में लोग बोल के जाते थे कि अमित शाह के बेटे ने जो है कैसे पैसा बनाया। ये सब मेरे प्रोग्राम में लाइव होता था, लेकिन मुझे आज तक सरकार में किसी ने नहीं कहा कि आपने ऐसे मेहमानों को क्यों बुलाया जो सरकार को और प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा आजादी क्या मीडिया को मिल सकती है? क्या इससे ज्यादा आजादी मीडिया को मिल सकती है कि जिसको आप सरकारी चैनल कहते हैं वहां पर आप कर। लेकिन उसके बावजूद 2014 में जब 2000 कुछ 6 महीने पहले जो है मेरे पास जब मुझे मैसेज आया
कि मुझे बैन कर दिया गया तो मुझे हैरानी हुई। मैंने अपने मीडिया में कुछ मित्रों से, कांग्रेस के मित्रों से पूछा, और कांग्रेस में मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने इस किताब में एक कांग्रेस की प्रवक्ता का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, क्योंकि जब मुझे बैन किया गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कभी मेरे प्रोग्राम में कोई शिकायत हुई? उन्होंने मुझे कहा नहीं, मुझे आपके प्रोग्राम में कभी शिकायत नहीं हुई। कांग्रेस की एक यूथ प्रवक्ता जो है, जिस दिन मुझे बैन लगा उससे 4 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आई थी, और अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा, अशोक जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप बड़े मुश्किल सवाल करते हो। ये बात मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा। उसके बावजूद मुझे बैन क्यों किया गया, मुझे हैरानी हुई। तो मैंने कांग्रेस के मीडिया मैनेजमेंट वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप तो हमारे खिलाफ ट्वीट बहुत करते हैं। अब सोचिए, अशोक श्रीवास्तव को क्या कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट करने की आजादी नहीं है? और अगर आप मेरी ये आज़ादी लेना चाहते हैं तो फिर तानाशाह कौन हुआ? नरेंद्र मोदी तो तानाशाह नहीं हुआ, तानाशाह तो आप हुए। और मैं ये भी आपको दावे से कह रहा हूं, मैंने आज ही एक पत्रकार को, जिसकी अमित शाह के रायबरेली में जिसकी पिटाई हुई, उस पत्रकार के लिए मैंने लिखा कि भाजपाइयों ने जो किया गलत किया। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ की बुराई करी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लिखा, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर मणिपुर इशू पे लिखा। मुझे आज तक सरकार ने नहीं कहा कि अरे तुम तो सरकार का हिस्सा हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के साथ मेरे इंटरव्यू को काटा छाटा गया था, एडिट किया गया था, उस वक्त जब मैंने ट्वीट किया था तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और मेरे पास मनमोहन सिंह के कार्यालय से फोन आया था कि आप इस तरह के ट्वीट करना बंद कर दीजिए। अब मेरे लिए तानाशाह कौन होगा? वो नरेंद्र मोदी जो मुझे कुछ भी लिखने की, कुछ भी कहने की आजादी देता है, या वो सरकार जिसमें मुझे एक जमाने में यह तक कहा गया था कि मैं अपने हाथ का कलावा उतार दूं या छुपा के रखूं? मैं आपसे 2014 से पहले की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कलावा बांधता हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मुझे यह कहा गया था कि मैं अपना कलावा उतार दूं या छुपा दूं। ये किस चीज की आजादी आप मुझे दे रहे हैं? ये सारे इशू थे जो मुझे लगा एक फेक नैरेटिव है, और मैंने इन फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने की ठानी। और जब मुझे प्रतिबंधित किया गया, तहसीन भाई यहां बैठे हैं, तहसीन भाई मेरे कार्यक्रम में आते हैं, और जितना समय मिलता है तहसीन भाई वो खुद ही आपको बताएंगे। मुझे लगता है विपक्षियों को, विरोधियों को, और कई बार भाजपा के लोग मुझे कहते हैं, शायद चारू जी ने भी एक आध बार शिकायत की होगी कि आपने मेरे को तो टाइम कम दिया, उनको टाइम ज्यादा दे दिया। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा नहीं करता। तो सवाल है कि इस सरकार को, तो आप चुनाव जब लड़ रहे हैं, मोदी को हराना चाहते हैं, तो आप हराने के लिए सही इश्यूज लाइए, हराइए, लेकिन फेक नैरेटिव्स पर क्यों? आपको याद दिलाऊं, मुझे लगता है फेक नैरेटिव्स लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि आप सोचिए अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीजें हो गई, वहां पे चल रहा है अभी भी राम मंदिर के उद्घाटन। अब आपको ये मैं याद दिला दूं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब इस देश के एक बहुत बड़े वकील साहब हैं इस सरकार के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने वाले, उन्होंने, और एक सत्यपाल मलिक, या मुझे लगता है उनका नाम झूठपाल मलिक ज्यादा ठीक होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन मोदी सरकार अयोध्या में बम फोड़ेगी, बम फटवाएगी, और उसमें लोगों की जान जाएगी, और इस आधार पे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब आज हम यहां पर बैठे हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, आज हम जो है मई के महीने में है, कहीं बम फटा, और अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता कोई आतंकवादी तो घात लगाए बैठे थे, अगर खुदा ना खास्ता कोई आतंकवादी कामयाब हो जाता तो क्या कहते, देखो हमने तो पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी बम फटवाएंगे। ये तमाम फेक नैरेटिव्स हैं जो गढ़े जा रहे हैं भारत की वैक्सीन को लेकर और एक एक चीज को लेकर। तो मुझे ये फेक नैरेटिव्स परेशान करते थे, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। इन फेक नैरेटिव्स को मुझे लगता है एक्सपोज करने की जरूरत है और यंग जनरेशन को जानने की जरूरत है। ये कहा जाता है, मेरे को गोदी मीडिया कहा जाता है, और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने इस किताब के जब काम कर रहा था, मैं 2 लोगों का नाम भी ले देता हूं, अगर आप लोगों किसी को नाम खराब लगे तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। इस देश में जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, उनके लिए अर्नब गोस्वामी और अशोक श्रीवास्तव गोदी मीडिया हैं, और उनके लिए देश के सबसे क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार हैं। हाँ, अब आप सोचिए, मैं जब रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा भी, मैंने जाके वीडियोस देखे, अर्नब गोस्वामी ने संदेश खाली के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ नहीं 15 डिबेट करी। मैंने अर्नब गोस्वामी के ऑफिस में और अर्नब गोस्वामी के यहाँ मैंने रिसर्च करके पूछा कि उन्होंने मणिपुर पे कितनी डिबेट की। मणिपुर पर अर्नब गोस्वामी ने 9 डिबेट की थी। तो अर्नब गोस्वामी ने मणिपुर पे 9 डिबेट की, जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा किया,
संदेश खाली पे 15 डिबेट की, जिसमें ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन रवीश कुमार जी ने मणिपुर पर 25 वीडियो बनाए होंगे, संदेश खाली पर उनका एक वीडियो भी नहीं है, नॉट ए सिंगल वीडियो। अब इसमें गोदी मीडिया कौन हुआ? गोदी मीडिया कौन हुआ? एक देश के बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। अब आज कल ही मैं देख रहा था, उन्होंने एक सेफोलॉजी, उन्होंने कहा कि अब चुनाव में ठीक है हार जीत तो होगी किसी की, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी सरकार 200 सीटें जीत रही है। ठीक है, आपको भविष्यवाणी करने का अधिकार है, आप सेफोलॉजी से करिए, लेकिन आपको हर चुनाव में, उनका 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है, नतीजे हमारे सामने हैं, फिर भी वो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं और उन्की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। ये क्यों? मैं तो उन्होंने कहा था हिमाचल बीजेपी जीत रही है, वो ये भी कहा था उन्होंने, उन्होंने के बीच में कहा था। हाँ, कहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल कहा होगा। और उनको मैं दुग्गल साहब कहता हूँ। हाँ, क्या दुग्गल साहब कहता हूँ। तो आपने खुद ही बता दिया दुग्गल साहब हैं, तो फिर यही मैं कह रहा हूँ, ये नैरेटिव जो बनाने की जो चीज है, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। रियल मुद्दों पर आप लड़ें, इस सरकार के खिलाफ रियल मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए, आप उन पर लड़िए, इस सरकार को एक्सपोज कीजिए, आपको डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार है, लेकिन फेक नैरेटिव के आधार पे मत कीजिए। बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूं, फिर मेरे मेहमान बोलेंगे और शायद रितु मैम के पास कुछ सवाल भी हैं। तो मैं 2 चीजें बताता हूं। अब देखिए, यही 2 मीम बड़े पिछले 1 हफ्ते पहले हमने देखा, 2 मीम आए। एक मीम में जो है नरेंद्र मोदी डांस कर रहे थे, एक मीम ममता बनर्जी डांस कर रही थी। अब जिसमें नरेंद्र मोदी डांस कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उस मीम के ऊपर लिखा कि बड़ा मजा आ रहा है अपने आप को इस तरह से डांस करते हुए देख के, और पश्चिम बंगाल में उस मीम पर पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। तो तानाशाह कौन होगा, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी? हाँ, खुद से ले लिया। और इसी तरह से एक प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी का मीम बनाया था, वो जो है वो जेल गई, और जेल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत है। उसके बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस ने उस प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किया। उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उठा कि ये कोर्ट की अवमानना है। उसके बाद जाकर पश्चिम बंगाल की, मतलब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक मीम बनाने वाली लड़की को पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है जेल में बैठा कर रखती है, और वो तानाशाह नहीं है, तानाशाह नरेंद्र मोदी है। ये फेक नैरेटिव है। मैं इस फेक नैरेटिव को एक्सपोज करना चाहता था, मैं इस फेक नैरेटिव को चोट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये पुस्तक लिखी। और मुझे लगता है कि अब आपके बीच आएगी। और मैं सिर्फ एक बात बता दूं, मुझे आज सुबह ये खबर मिली, बस रितु जी मैं हट रहा हूं, मुझे मालूम है मेहमानों को आप माइक देना चाहती हैं और शायद कुछ सवाल भी आपके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको सिर्फ जानकारी के तौर पे बता रहा हूं। आज सुबह ही मुझे खबर मिली, अभी तो हम बुक को जो है ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अमेजन पर ये उपलब्ध हो गई थी, और ये पॉलिटिकल कैटेगरी में नंबर 1 इस वक्त ट्रेंड कर रही है। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।